ये डायग्राम जरूर बना के आना तुम, ठीक है, इससे अच्छा इंप्रेशन होगा, तुम्हारी बाकी चीजें नहीं देखी जाएंगी। देखो अभी सब ऑनलाइन है क्या? 15 मिनट। देखो इसमें दिक्कत आ रही थी ना पारगमन गुणांक में, परावर्तन गुणांक में, तो R इज इक्वल्स टू था आपका K माइनस आयोटा अल्फा अपॉन K प्लस आयोटा अल्फा का स्क्वायर था, ठीक है। तो आप जैसे अब ये क्या है, पूरी संख्या सम्मिश्र संख्या है, इसको आप क्या मान लेंगे, Z मान लो, ठीक है, पूरी सम्मिश्र संख्या है, इसको आपने मॉड Z स्क्वायर लिख लिया। तो इस Z को कैसे लिखेंगे आप, Z स्टार, ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो आप लिखिए Z कितना हो जाएगा, K माइनस आयोटा अल्फा अपॉन K प्लस आयोटा अल्फा, Z की वैल्यू ये हो गई। Z स्टार कितना होगा, आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा की जगह पर, तो इस तरीके से K प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा, यहाँ पर प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, इस तरीके से किया था वो, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया कि नहीं, R इज इक्वल्स टू 1 कैसे आया। देखो K माइनस आयोटा अल्फा अपॉन K प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर था, ये पूरी एक सम्मिश्र संख्या हो गई, इसको मैंने Z मान लिया, तो Z का स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे, Z और Z स्टार, तो Z का वैल्यू रख दिया और Z स्टार में क्या किया है, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा, तो आप कैंसिल हो गए, ठीक है। ठीक है चलो, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से आया R इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसी में विभव सीडी ही आपका टॉपिक रहेगा। स्थिति चेंज हो गई है कि अब कण की जो ऊर्जा है विभव V नॉट से ज्यादा है। जब कोई E ग्रेटर देन V नॉट का कण बाईं ओर से जाएगा ना, बाईं ओर से विभव सीडी पर आपतित होता है, बाईं ओर से विभव सीडी पर आपतित होता है। देखिए जैसे वही डायग्राम बना के आना है आपसे एग्जाम में, या तो स्थिति E लेस देन V नॉट पूछेगा या E ग्रेटर देन V नॉट, ठीक है, दोनों नहीं पूछेगा क्योंकि उससे डेरिवेशन आपका लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर एक्स अक्ष लिए, ये आपका विभव वाली एक्सिस है y, यहां से कोई कण आपतित हो रहा है। अब कण की ऊर्जा क्या है, ग्रेटर देन है V नॉट से। अब ये स्थिति नहीं लेंगे हम, ऊपर वाली स्थिति ले रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर V कितना है, विभव बताइए मुझे यहाँ पर कितना है, ये आपका क्षेत्र फर्स्ट है और ये आपका क्षेत्र सेकंड मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो क्षेत्र फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्षेत्र फर्स्ट में तो V नॉट पहले भी 0 था और अब भी 0 है, ठीक है। क्षेत्र फर्स्ट में पहले भी हमने विभव 0 रखा था और अब भी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्षेत्र सेकंड में विभव का मान कितना है, अब V नॉट ही रहेगा, इस चीज को आप गलती मत कर देना। यहाँ पर विभव का मान अब भी V नॉट ही है, लेकिन ऊर्जा जो है वो V नॉट से ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ऊपर लाइन बना दी है इसका मतलब यहाँ पर भी विभव 0 है और यहाँ पर भी विभव 0 है, ऐसा नहीं है। विभव का मान क्षेत्र सेकंड में अब भी V नॉट है, लेकिन कण की जो ऊर्जा है वो V नॉट से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप Vx को 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Vx कितना है, V नॉट ही है, ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बात, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर V नॉट ही है, लेकिन कण की ऊर्जा इस V नॉट से ज्यादा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, बाईं ओर से विभव सीडी पर आपतित होता है जिसकी ऊर्जा E ग्रेटर देन V नॉट है, तब क्षेत्र फर्स्ट व क्षेत्र
सेकंड में काल अनाश्रित ही लिखेंगे। काल अनाश्रित मतलब वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पर विभव का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x, सिर्फ स्थिति पर निर्भर कर रहा है कि x इज लेस देन 0 से में क्या है वो 0 है और x ग्रेटर देन 0 में वो v नॉट है। तो विभव का मान जो है हमारा सिर्फ स्थिति पर निर्भर कर रहा है, इसलिए तरंग फलन भी कौन सा होगा? स्थिति पर ही निर्भर करेगा। तो हम कौन सी श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखेंगे? जो समय पर निर्भर ना करें, यानी कि काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब आपको बहुत बार मैंने ये समीकरण लिखा दिए हैं, अब तक आपको याद हो गई होंगी कि आप क्षेत्र फर्स्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m, एक्स अक्ष पर ही गति कर रहा है, वन डायमेंशनल है, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है यहाँ पर? vx। ठीक है, पर क्षेत्र फर्स्ट में vx कितना है? 0 है, तो आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो vx यहाँ से हट जाएगा और क्या आएगा? साई x इज इक्वल टू कितना आएगा? e साई x। ठीक है, एक टर्म और आती है यहाँ पर vx, फिर बाहर साई x होता है, लेकिन vx का मान क्या है? 0 है क्षेत्र फर्स्ट में। आप इसको लिख रहे हैं क्षेत्र फर्स्ट में, इसीलिए मैं इसको साई फर्स्ट लिख देती हूँ और यहाँ पर भी साई फर्स्ट, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद क्या लिखेंगे? श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्षेत्र सेकंड में। तो देखिए क्षेत्र सेकंड में भी क्या होगी? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस vx कितना है क्षेत्र सेकंड में? v नॉट है, तो आप उसको 0 नहीं लिख सकते। और क्या आएगा? साई सेकंड x और e साई सेकंड x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्र सेकंड। कौन सा? मतलब x ग्रेटर 0 और ये x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 आपका क्षेत्र फर्स्ट है और x ग्रेटर देन 0 क्या है? आपका क्षेत्र सेकंड है। इसमें विभव का मान v नॉट है, यहाँ पर विभव का मान 0 है, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण अब तक मैं 20-25 बार लिख चुकी हूँ, तो आपको याद हो गई होंगी। और आप अपने हाथों से लिखेंगे तब अच्छा याद होगा, देखते रहेंगे तो आप एक स्टेप लिखकर भूल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गई क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड में। दोनों को हल करने पर क्या आएगा? देखिए, इसको लिख दीजिए, इस समीकरण को आप सॉल्व कीजिए ऊपर वाली को, तो कितना आएगा? d साई फर्स्ट x, कुछ नहीं करना, जैसे आपने e लेस देन v नॉट में किया था सेम उसी तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। dx स्क्वायर प्लस 2me बाई एच नॉट स्क्वायर साई फर्स्ट x dx इक्वल्स टू 0। क्या किया है? 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का डिवाइड किया है दोनों साइड, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, उसको इधर लाएंगे तो इस तरीके से, ये नेगेटिव का भी डिवाइड कर दिया, तो नेगेटिव यहाँ पर चला जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो पॉजिटिव। सेम वही इक्वेशन आई है जो आपकी पहले आई थी। तो इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसको सॉल्व करो दूसरी वाली को, तो देखिए क्या आता है? d2 साई सेकेंड x बाई डी एक्स स्क्वायर, इस माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का पूरे में डिवाइड करो, तो माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर यहाँ पर आएगा और माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा। दोनों में से मैं कॉमन ले लूंगी, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर। अब देखिए एक जो डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पर क्षेत्र सेकंड में वहां पर क्या था? E लेस देन v नॉट, और यहाँ पर क्या है? E ग्रेटर देन v नॉट। तो ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब यहाँ पर लिखा था E लेस देन v नॉट के लिए, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो कांस्टेंट था उसको मैंने 2m बाई एच नॉट स्क्वायर v नॉट माइनस e लिखा था, क्योंकि v नॉट ज्यादा था ना वहां पर, तो हमने लिखा था v नॉट माइनस e। ठीक है, अभी क्या है? e ज्यादा है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? 2m बाई एच नॉट स्क्वायर e माइनस v नॉट। सेम डेरिवेशन है, बस इस चीज का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? किसी भी तरीके से जब e ग्रेटर देन v नॉट है तो e माइनस v नॉट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर आएगा, इधर आएगा, उसको इधर लाएंगे तो वो प्लस का हो गया 2me बाई एच नॉट स्क्वायर, और माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर v नॉट। ठीक है, तो ये हो गया साई सेकेंड x इज इक्वल टू 0।
अब देखिए दोनों इक्वेशंस में से किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद, अच्छा उसमें डायग्राम बनाने के बाद मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि जो प्रायिकता धारा, पारगमन प्रायिकता धारा घनत्व का मान क्षेत्र सेकंड में चरघातांकी रूप से कम होता है, ऐसा लिखा था। ऐसे चरघातांकी रूप से कम हो रही था ना, तो उस चीज को मैंने ऐसे लिखा था कि क्षेत्र सेकंड में पारगमन प्रायिकता धारा घनत्व का मान चरघातांकी रूप से कम होता है, और कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई दिक्कत है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी है जैसा हम लिखते हैं, उसके बाद सिर्फ इनको एक सॉल्व किया है, इस गुणांक को हम इधर ले गए, ठीक है, इस वाले गुणांक को, तो d2y की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि अभी अवकल समीकरण बन जाएगी तो इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दूं ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दूंगी। देखिए अब यहाँ पर के स्क्वायर, देखिए वहां पर भी हमने यही इक्वेशन आई थी क्षेत्र फर्स्ट में, तो इसको मैंने कांस्टेंट क्या माना था? के स्क्वायर। देखिए सभी डेरिवेशन बहुत सेम से हैं, आप पढ़ेंगे ना तो सब अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद के स्क्वायर इसको माना। अब देखिए वहां पर मैंने इस वाले कांस्टेंट को क्या माना था? अल्फा माना था। ठीक है, यहाँ पर v नॉट माइनस ई को मैंने अल्फा माना था उस डेरिवेशन में e लेस देन v नॉट के लिए। अब e ग्रेटर देन v नॉट के लिए इस वाले कांस्टेंट को मैं कुछ अलग मान लेते, जैसे k डैश मान लिया। ठीक है, तो अलग मान लेते जैसे डिफरेंस आपको पता चल जाए, तो ये हो जाएगा 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। ठीक है, ई माइनस वी नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ई माइनस वी नॉट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसको के डैश स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पर के स्क्वायर मान रखना है और यहाँ पर के डैश स्क्वायर। उपरोक्त दोनों मान किस में रखने हैं? समीकरण 1 व 2 में। उपरोक्त दोनों मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में तो यहाँ पर के स्क्वायर रख देंगे तो क्या बनेगा? d2 साई फर्स्ट x बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे? के स्क्वायर साई फर्स्ट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे? d2 साई सेकेंड x बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बार बार क्षेत्र फर्स्ट क्षेत्र सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साई फर्स्ट मतलब क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और साई सेकंड मतलब क्षेत्र सेकंड में श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, और सॉरी इसको तो मैंने के डैश मान लिया ना, तो के डैश स्क्वायर साई सेकंड x dx। ठीक है, आप दोनों डेरिवेशंस को लेके बैठेंगे ना तो कंपैरिजन से दोनों याद हो जाएंगे तुम्हें। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 व 4 के हल। समीकरण 3 का हल, पहले 3 का लिख लेते हैं। चलो 3 का हल लिख रहे हैं पहले क्षेत्र फर्स्ट वाली का। तो d बाई डी एक्स, वही d बाई डी एक्स को क्या लिखना है? कैपिटल D। ठीक है, तो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको पता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फिर d का वैल्यू कितने कितने आएंगे? प्लस माइनस के आयोटा आएगा, क्योंकि -1 का रूट क्या हो जाएगा? आयोटा। के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के। तो एक तो के आयोटा आएगा, दूसरा हल माइनस के आयोटा आता है। तो इसको हल करने पर साई फर्स्ट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a e टू दी पावर आयोटा के x प्लस b e टू दी पावर
माइनस आयोटा ई एक्स। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्षेत्र फर्स्ट में तो चाहे ई लेस देन वी नॉट हो चाहे ई ग्रेटर देन वी नॉट हो, सारी समीकरणें एक जैसी आएंगी क्षेत्र फर्स्ट वाली। डिफरेंस किसमें हो रहा है? बस क्षेत्र सेकंड में। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र फर्स्ट में तो क्या है, आपका विभव पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में समीकरण 4 का हल। देखिए 4 के हल में क्या लिखेंगे आप? डी स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर और साई सेकेंड एक्स। वहां पर क्या आया था बता सकते हैं? वहां पर कुछ ऐसा आया था डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोनों में ही प्लस प्लस आ रहा है। ठीक है, दोनों में ही प्लस प्लस है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनेगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डैश स्क्वायर। तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के का रूट आयोटा हो जाएगा और के डैश के स्क्वायर का प्लस माइनस के डैश। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। तो साई सेकेंड एक्स क्या आ जाएगा? सी और डी मान लेते हैं, सी ई टू दी पावर प्लस आयोटा के डैश एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। ठीक है, ये दो समीकरण आ गई। इसको समीकरण नंबर 5 और इसको समीकरण नंबर 6। ठीक है, थोड़े से डेरिवेशन जब याद हो जाते हैं ना तो स्टेप भी अपने आप कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको वो चीजें डायरेक्ट याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए मैंने आपको पहले जिसे उसमें बताया था सेम तरीके से साई फर्स्ट में क्या होगा? ये आपतित, ये परावर्तित। सेकंड में ये किसको प्रदर्शित करेगी? पारगमन को, एक पारगमन को। और परावर्तित का क्षेत्र सेकंड में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो एक टर्म को इसमें हम अपने आप ही जीरो कर देंगे, इस वाली को, सी को। ठीक है, ऐसा लिखेंगे क्षेत्र सेकंड में, चाहे ऐसा लिख लीजिए, चलो मैं दोबारा लिख देती, ऊपर से मिटा दूं, लिख लो। आप एक एक टर्म को लिख लीजिए। यहां पर ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स किसको प्रदर्शित कर रही है? आपतित तरंग। क्योंकि वो क्षेत्र फर्स्ट के लिए है ना, तो क्षेत्र फर्स्ट में क्या होगा? आपतन और परावर्तन। क्षेत्र सेकंड में क्या होगा? आपतन और परावर्तन फर्स्ट में हो जाएंगे, पारगमन क्षेत्र सेकंड में ही होगा। तो ए ई टू दी पावर आयोटा के एक्स आपतित तरंग को निरूपित करेगी, बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स परावर्तित तरंग। चूंकि क्षेत्र सेकंड में पारगमन हो सकता है, लेकिन क्षेत्र सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो परावर्तित होके आ जाए। तो ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि क्षेत्र सेकंड में परावर्तन की संभावना नहीं है, परावर्तन की संभावना नहीं है, तो आप क्या ले सकते हैं इसमें से? डी को तो पारगमन बोला जाता है, परावर्तित तरंग का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए डी इक्वल्स टू 0 लिया है। अतः डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपतन, परावर्तन, पारगमन और फिर पारगमन वाले क्षेत्र में परावर्तन होता, तो उसका अस्तित्व तो है ही नहीं, इसलिए डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो साई सेकेंड एक्स में क्या आ जाएगा? सी ई टू दी पावर प्लस आयोटा के डैश एक्स। सिर्फ एक जो एक्स अक्षीय दिशा में जाएगी ना, प्लस एक्स वाली, उसका अस्तित्व होगा। माइनस एक्स में आने वाली क्षेत्र सेकंड में कोई नहीं है, तो माइनस एक्स वाली जो टर्म है ना, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 0 लेना है। तो ये 0 क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि पारगमन जो है प्लस एक्स में होगा। अब पारगमन क्षेत्र सेकंड में वापस माइनस एक्स में अस्तित्व में ही नहीं है, तो ये वाली टर्म को हमने 0 ले लिया है।
ठीक है। अब वही देखिए, अब इसमें कांस्टेंट क्या रह गए आपके, इन दोनों में से एक टर्म जीरो हो गई, वहां पर हमारा शायद से सी जीरो हुआ था। सी हमने कैसे जीरो किया था कि वो साई का मान जो है परिमित होना चाहिए एक्स के सभी मानों के लिए, तो एक्स के इन्फिनिटी मान के लिए फिर ये इस तरीके से किया था, तो वहां पर ये जीरो हुआ था। अभी हमने ये जीरो माना है क्योंकि क्षेत्र सेकंड में परावर्तन की कोई संभावना नहीं है, तो सी जीरो हो गया, ये बचा। अब देखिए यहाँ पर ए, बी और सी, ये तीन कांस्टेंट है, ये आपतन को, परावर्तन को और ये पारगमन को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, अब सेम तरीके से सांतत्य समीकरणों से तरंग फलन के लिए सांतत्य के परिसीमा प्रतिबंधों से क्या लिखेंगे, साई फर्स्ट साई सेकंड के बराबर होगा कहां पर, x इजिकल टू 0 पर, ठीक है, x इजिकल टू 0 पर तरंग फलन साई फर्स्ट और साई सेकंड क्या होंगे, सांतत्य की सीमा पर होंगे और उनका प्रथम अवकलज भी बराबर होगा। तो ऐसा लिख लीजिए, साई फर्स्ट भी लिख लो यहाँ पे, साई फर्स्ट x कितना है, a e टू दी पावर आयोटा के एक्स, b e टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू 0 पर तरंग फलन के सांतत्य परिसीमा प्रतिबंधों से, ठीक है। तो परिसीमा प्रतिबंध मैंने क्या बताए हैं, साई फर्स्ट किसके बराबर होना चाहिए, साई सेकंड के x इजिकल टू 0 पर, क्योंकि देखिए हमने x लेस देन 0 में साई फर्स्ट माना है और यहाँ पर साई सेकंड माना है। जब इधर साई फर्स्ट है इधर साई सेकंड है तो x इजिकल टू 0 पर दोनों के मान, दो मान नहीं हो सकते, ठीक है, दो मान नहीं हो सकते, एकल मान ही होता है तरंग फलन। तो x इजिकल टू 0 पर साई फर्स्ट और साई सेकंड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और उनका प्रथम अवकलज भी बराबर होगा। ये दो आपके परिसीमा प्रतिबंध होते हैं और ये कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप x इज इक्वल टू 0। अब इनको आप समीकरण नंबर दे दीजिए, कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 होंगे शायद से, 7वां है, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण 7 से उपरोक्त प्रतिबंधों को समीकरण 7 में लगाना है आपको कि साई फर्स्ट और साई सेकंड, यही तो है आपके साई फर्स्ट और साई सेकंड, इनमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0 और इन दोनों को बराबर रखना है। अब देखिए साई फर्स्ट में पहले आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो e टू दी पावर 0 1, e टू दी पावर माइनस 0 1, तो क्या बचेगा a प्लस b, ठीक है। साई सेकंड में e टू दी पावर 0 क्या बचेगा, c। फिर जब आप इसका प्रथम अवकलज करते हैं d साई फर्स्ट तो क्या आएगा, प्रथम अवकलज करेंगे तो आयोटा के a e टू दी पावर आयोटा के x और प्लस b माइनस का आएगा माइनस b e टू दी पावर आयोटा के x, यही तो आएगा। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो आयोटा के e टू दी पावर आयोटा के x, यहाँ पर माइनस आयोटा के e टू दी पावर माइनस आयोटा के x, फिर उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो, पहले अवकलन करो फिर वो अवकलन करने के बाद में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा आयोटा के a माइनस b, क्योंकि इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस b, बाहर क्या है आयोटा के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप अवकलन करिए आयोटा के डैश c e टू दी पावर आयोटा के डैश, x इज इक्वल टू 0 पुट करो इसमें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आयोटा के डैश c, ठीक है। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे जैसे उसमें हल किया था, हल करने पर दो मान आ जाएंगे फिर आपके, ठीक है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक इसको समीकरण नंबर 8 लिख लीजिए। समीकरण 8 जो है
इन दोनों समीकरणों को तरंग फलनों में इन परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करने पर आई है ये, ठीक है। तो ये दो समीकरणों से आप इनको नियतांकों के मान याद करेंगे, फिर क्या करेंगे, परावर्तन और पारगमन गुणांक देखेंगे कि ई लेस देन ई ग्रेटर देन वी नॉट में क्या रहता है, ठीक है। तो इससे आगे कल पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद इस यूनिट में एक ही टॉपिक और रह गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, पूरी यूनिट है, उसमें से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस यूनिट को छोड़ना नहीं है और सारे डेरिवेशन जो है आपके एक जैसे हैं, ठीक है, याद करना भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट यूनिट थोड़ी लेंथी थी, बाकी सभी यूनिट आपकी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।